सो हिंडनबर्ग, अडानी और हिंडनबर्ग, इनके बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चला था, इसलिए ये न्यूज में थी। ठीक है, अडानी एक काफ़ी बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप है इंडिया का, ठीक है, और हिंडनबर्ग एक रिसर्च इन्वेस्टमेंट फर्म है। यूएसए की। तो इन्होंने अडानी को लेके काफ़ी कुछ पेपर्स को लीक कर दिया था, ठीक है, कि ये फ्रॉड कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और अडानी इंटरप्राइज काफ़ी बड़ा नाम है इंडिया में, जैसे टाटा है, अडानी है, अंबानी है, काफ़ी बड़े इंटरप्राइज हैं, ठीक है। सो उसको लेके सेबी ने एक प्रोब लॉन्च किया था। तो हम कई वर्ड यहाँ पे समझेंगे, सेबी क्या है, ठीक है। तो अडानी समझ में आ गया, कॉर्पोरेट ग्रुप है। हिंडनबर्ग एक रिसर्च इन्वेस्टमेंट फर्म है जो रिसर्च करके इन्वेस्ट करती है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो सेबी ने क्यों प्रोब किया इसके ऊपर, पहले तो देखते हैं सेबी क्या है। सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नहीं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 1992 में बना था। है क्या? इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? रेगुलेटर से समझ में आ गया कि मतलब उसको रेगुलेट करता है। तो इंडिया के फाइनेंस मार्केट को रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में बना था, ठीक है। बनाया किसने था? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो पार्लियामेंट के लॉ से बनती हैं। तो 1992 में इंडिया में फाइनेंस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे लिस्टेड कंपनीज के शेयर एक्सचेंज किए जाते हैं। लिस्टेड कंपनी का मतलब है रजिस्टर्ड कंपनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि कोई कंपनी है एक्स, ठीक है। ये एक्स कंपनी के पास, इस एक्स कंपनी ने एक एक्स है कंपनी, इस कंपनी की मार्केट वैल्यू लेट्स सपोज 1 लाख रुपीज है, ठीक है। तो इस कंपनी को जो बनाने वाले पर्सन है, प्रमोटर ऑफ कंपनी, इन्होंने डिसाइड किया कि हमारी कंपनी की जो 1 लाख वैल्यू है, तो हम लोग उस 1 लाख वैल्यू के 1000 पार्ट बनाएंगे और हर एक पार्ट की वैल्यू 100 रुपए होगी, ठीक है। 1000 पार्ट बनाएंगे और हर एक पार्ट की वैल्यू 100 रुपए होगी। तो इस कंपनी के 1000 शेयर हैं, पार्ट्स को ही शेयर बोलेंगे,
और उनकी वैल्यू, हर एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। तो इस कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। तो इस तरह से किसी भी कंपनी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है कि उसके कितने शेयर हैं। शेयर मतलब कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, उसके बेस पे अब इस 1 लाख रुपए को हम बोलेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप। ठीक है, ये वर्ड आप कई बार सुनोगे कि किसी कंपनी का मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैप की फुल फॉर्म है कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का टोटल वर्थ निकालने का एक वे होता है ये कि उस कंपनी के कितने शेयर हैं, कितने पार्ट हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, उनको मल्टीप्लाई कर दो, उस कंपनी का मार्केट कैप आ जाएगा। अब आप कहोगे कि ये शेयर कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करते हैं प्रमोटर कि हम अपनी कंपनी के कितने शेयर बनाएंगे। वो चाहें तो 1 लाख रुपए का एक शेयर बना सकते हैं, चाहें तो 10,000 शेयर 10 रुपए के बना सकते हैं। ठीक है, तो उस कंपनी को वो रजिस्टर्ड करवाएंगे। किसके साथ? रजिस्टर्ड और लिस्टेड सेम चीज होता है कि वो कंपनी लिस्टेड होगी। इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां पे हर एक कंपनी को लिस्ट होना होता है। ठीक है, कि कोई भी कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड का मतलब है रजिस्टर्ड, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास लिस्ट होती है। ठीक है, तो जो भी कब वहां पे जब उसको लिस्ट करते हैं तो उस कंपनी के शेयर होल्डर या उस कंपनी के प्रमोटर, प्रमोटर मतलब उसके जो ओनर हैं, प्रमोटर का मतलब है ओनर, वो ये बताएंगे कि हमारी कंपनी में कितने शेयर हैं और एक शेयर का ये प्राइस है और ये हमारी कंपनी की वर्थ है। ठीक है, तो ये होगी इस कंपनी की मार्केट कैप। अगर अब ये लोग चाहें कि इन 1000 शेयर में से हम कुछ शेयर, लेट्स सपोज 300 शेयर ऐसे हैं जो हम ये चाह रहे हैं कि ओपन पब्लिक में सेल कर दें, कि कोई भी आए और इन शेयर को खरीद ले, तो वो ओपन पब्लिक में शेयर करने का वे रास्ता है फाइनेंस मार्केट। अगर किसी भी कंपनी को अपने शेयर, ओपन शेयर को सेल करना है तो वो यहाँ फाइनेंस मार्केट में आके सेल कर सकती है। उसके लिए पहली कंडीशन है कि उसका लिस्टेड होना जरूरी है। ठीक है, पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साथ लिस्टेड होना जरूरी है, दूसरा सेबी के साथ लिस्टेड होना जरूरी है। अब उनकी लिस्टिंग की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे डिटेल में, लेकिन कोई भी कंपनी इंडिया में बनेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में लिस्ट होगी। उसके बाद अगर वो ये चाहती है कि मैं अपने कंपनी के शेयर्स को ओपन मार्केट में सेल करूं, तो उसके लिए उसको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। सेबी के साथ रजिस्टर्ड होके वो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में अपने शेयर्स को सेल कर सकती है ओपन पब्लिक में। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बना था 1992 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब जो इंडिया की फाइनेंस मार्केट है उसमें मेनली 2 इंडेक्स हैं, या ये बोल लो कि मेनली 2 प्लेस हैं जहां पे कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को सेल कर सकती है। ठीक है, एक है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
ठीक है। तो अब जो कंपनी हमने बात की थी कि कंपनी एक्स थी, जो पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड होगी, फिर वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। और जब वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होगी पहली बार, तो वो अपना आईपीओ लेके आती है। ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा, आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो वो कंपनी जब सेबी के साथ रजिस्टर्ड होगी तो अपना आईपीओ लेके आएगी पहली बार, उसको बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑफर क्या कर रही है वो? शेयर, जो मैंने कहा था कि उसको 300 शेयर हैं जो उसको ओपन मार्केट में सेल करने हैं अपने, तो वो उसका इन 300 शेयर्स का आईपीओ लेके आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जब पहली बार वो आईपीओ लेके आएगी तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो पहली बार जब वो अपना आईपीओ लेके आएगी, मतलब कंपनी इन 300 शेयर को पब्लिक में सेल कर देगी, तो वो प्राइमरी मार्केट में ऐसा करेगी। अब ये 300 शेयर सेल हो गए, किसके पास आ गए? पब्लिक के पास। अब ये लोग किसी दूसरे पर्सन को या किसी दूसरी पब्लिक को इनको सेल और बाई कर सकते हैं। ये पब्लिक टू पब्लिक जो बाइंग सेलिंग होती है, ये होती है सेकेंडरी मार्केट में। और पहली बार जब कंपनी से पब्लिक के पास आएगा तो वो होता है प्राइमरी मार्केट में। तो फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दो तरह के होते हैं। प्राइमरी जब पहली बार कंपनी सेल करेगी अपने शेयर्स को, उसके बाद जब पब्लिक के पास आ गए, वो एक दूसरे को बाई सेल कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है। शेयर, स्टॉक, सिक्योरिटीज ये सेम ही चीज है। किसी कंपनी, कोई कंपनी अपने शेयर सेल कर रही है, अपना स्टॉक सेल कर रही है, अपनी सिक्योरिटीज सेल कर रही है, ठीक है, वो सेम ही चीज है। तो दो जगह पे वो अपने शेयर को सेल कर सकती है, बीएससी में और एनएससी में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी फुल फॉर्म है, ये बना था 1875 में। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। 1875 में बनने वाला ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। एनएससी बना था 1992 में। जब एनएससी बना था, अब आप कहोगे कि फिर दो की जरूरत क्या है, बीएससी था तो एनएससी को क्यों लेके आए? क्योंकि एनएससी इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज था। यहां तो पेपर पे वर्क होता था सारा का सारा, बाइंग एंड सेलिंग। आज के टाइम पे तो ऐप से चलता है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक में पहला था, तो ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब उन चीजों को पेपरलेस किया गया था, तब एनएससी को लाया गया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। डन। थोड़ा सा और पढ़ेंगे इनके बारे में हम। बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो कंपनी लिस्ट हो गई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनीज हैं, अराउंड समवेयर 4 से 5 हजार के बीच में कंपनी है इंडिया में जो आज के टाइम पे लिस्टेड हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साथ लगभग 26 लाख कंपनी रजिस्टर्ड हैं। तो उनमें से सभी सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि सेबी के साथ रजिस्टर होने के लिए कुछ क्राइटेरिया फिल करने होते हैं, ठीक है। तो हम उनके डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हमारे काम के नहीं है। तो सेबी के साथ रजिस्टर्ड कंपनीज में जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे सबसे ज्यादा कंपनी है, लगभग 4,500 के अराउंड कंपनीज हैं। क्योंकि कुछ कंपनी डीलिस्ट होती रहती हैं, कुछ नई आ जाती हैं, तो वो नंबर चेंज होता रहता है फ्रिक्वेंटली, ठीक है।
तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ वो लिस्ट हो सकती है। अब जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, मान लिया कि लेट्स सपोज कि 4,500 कंपनी है जो बीएससी में रजिस्टर्ड है, इन 4,500 कंपनीज में से मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप मतलब अभी बताया था, मार्केट में उनकी वैल्यू क्या है, जो टॉप 30 कंपनीज होंगी, टॉप 30 कंपनीज, उनका एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको बोलते हैं सेंसेक्स। ये वर्ड आपने सुना होगा पहले, सेंसेक्स। तो जो उन 4500 कंपनीज में से टॉप 30 कंपनी ली मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और उनका एक इंडेक्स बना रखा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंसेक्स। ठीक है, ये सेंसेक्स हर एक 15 सेकंड में रिव्यू होता है, मतलब इसकी वैल्यू हर एक 15 सेकंड में चेंज होती है। मैं जितना बता रहा हूं ये सब पूछा गया है एग्जाम में, मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। 15 सेकंड भी पूछा गया है कि कितने सेकंड में वो रिव्यू होता है, तो 15 सेकंड में रिव्यू होता है वो। सेंसेक्स एक पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है। पोर्टमोन्ट्यू वर्ड वो होते हैं जो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे बहुत कॉमन पोर्टमोन्ट्यू वर्ड जो आप लोगों ने सुना होता है, ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज ब्रंच, तो उसको बोलते हैं पोर्टमोन्ट्यू वर्ड। ऐसा कोई वर्ड जो दो के कॉम्बिनेशन से बना, दो या उससे ज्यादा वर्ड के, तो उसको बोलते हैं पोर्टमोन्ट्यू वर्ड। ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो सेंसेक्स एक पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है। गैस कर सकते हो किसके लिए होगा? सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स, इन दो वर्ड से मिलके बना है सेंसेक्स। सेंसेक्स यहां तक और फिर ईएक्स, ठीक है। तो ये एक पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है सेंसेक्स, जहां पे बीएससी में रजिस्टर्ड टॉप 30 कंपनीज की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, क्लियर। अब ये कहोगे 30 ही क्यों ली, तो वो उनका अपना क्राइटेरिया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 30 लिया। हमारे लिए नंबर इंपॉर्टेंट है कि वो 30 है। बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, सेबी चाहे तो उसको कभी बढ़ा सकती है, ठीक है, लेकिन अभी वो 30 है, तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि वो 30 है। डन, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं एनएससी पे। हाँ आ रहा हूं ना, आ रहा हूं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है निफ्टी, जैसे इसका नाम है सेंसेक्स, तो इसके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी। ये इंडेक्स वर्ड मैंने 2 बार यूज कर लिया। इंडेक्स क्या होता है कि जब आप कुछ 4 या 5 चीजों को या उससे ज्यादा कंपेयर करना चाहते हो टाइम के साथ कि उनकी वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे सपोज हमने 5 वेजिटेबल ले ली, 5 कोई वेजिटेबल ले ली, उनकी आज का प्राइस देख लिया, ठीक है। आज के प्राइस के हिसाब से मान लिया कि 100 रुपए, हमने मान लिया कि 100 रुपए आइडियल प्राइस था, तो 100 से वो कितना कम ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये देख लेंगे कि कौन सी वेजिटेबल का वेट सबसे ज्यादा होना चाहिए इंडेक्स में। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि पोटैटो का वेट सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वेजिटेबल्स में, तो पोटैटो का वेट सबसे ज्यादा है। तो हर एक वेजिटेबल का एक शेयर लेके उस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है, और उन वेजिटेबल्स के आज का जो प्राइस है और कल जो प्राइस होगा उसमें क्या चेंज आएगा, उसके अकॉर्डिंग उस सेंसेक्स की वैल्यू में चेंज आता है। तो वो एक वैल्यू बनाने के लिए उन 5 वेजिटेबल की वो इंडेक्स लिया जाता है। तो मल्टीपल चीजों को जब कैलकुलेट करना हो, तो इतनी सारी सपोज 1000 चीजों को कैलकुलेट करना है, तो 1000 चीजों को कैलकुलेट करना मुश्किल है, उनका एक इंडेक्स बना लो। तो एक इंडेक्स कैलकुलेशन का मेथड है, एक तरह से ऐसे समझ लो, उन 1000 का एक इंडेक्स बना लो और उस एक इंडेक्स को कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। तो इसलिए इंडेक्स बनाया जाता है। इंडेक्स हैज नो यूनिट, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये भी पूछा गया एग्जाम में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडेक्स, तो इंडेक्स हैज नो यूनिट, उसकी कोई यूनिट नहीं होती इंडेक्स की। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में से 45 में से 30 का इंडेक्स बना रखा है,
और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी यहां 50 कंपनीज का एक इंडेक्स बना रखा है, ठीक है। निफ्टी पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है NSE +50 के लिए, NSE +50 का एक पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है निफ्टी। तो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है? जहां पे वैल्यूज को ट्रेड किया जाता है, ठीक है। इंडेक्स क्यों बनाते हैं? कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। क्लियर? तो सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस सेंसेक्स और निफ्टी या NSE और BSE में एक्सचेंज होने वाली हर एक सिक्योरिटी पे नजर बना के रखता है कि जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है शेयर्स की वो सही हो रही है या नहीं हो रही है, वो पब्लिक के हित में है कि नहीं है। तो ये उसका काम है। जैसे बैंकों को रेगुलेट करने का काम है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो ऐसे ही इंडिया की स्टॉक मार्केट या इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट या इंडिया की सिक्योरिटीज मार्केट, बात एक ही है, को रेगुलेट करने का काम करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस साल ये बहुत न्यूज में है। एक तो रीजन ये कि ये जो इल्जाम लगे थे अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने की वजह से, वो कि उनका ये बोलना था लार्जर टर्म में कि सिर्फ अडानी ही एक ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें बहुत सारी इरेगुलरिटी हो रही है, कि बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जिनकी सिक्योरिटीज के बाइंग और सेलिंग में इरेगुलरिटी हो रही है, और इरेगुलरिटी चेक करने का काम किसका है? सेबी। तो वो अपना काम ढंग से कर नहीं रहा है, इनका वो भी कहना था। उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन सेबी की चेयरपर्सन पे भी लगाए, माधुरी पुरी बुच। ये सेबी की चेयरपर्सन है, करंट चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन बोल लो, चेयरमैन बोल लो, ये करंट चेयरपर्सन है सेबी को, जो हेड करती है। जब समझ में आया, एक बार रिवाइज करोगे चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने बहुत सारी मार्केट से रिलेटेड टर्म्स कवर किए हैं। आगे अभी कभी आपको पता लगेगा कि भाई किसी कंपनी का मार्केट कैप ये है, तो आप समझ जाओगे कि वो क्या बात कर रहा है। उसके शेयर इनटू में एक शेयर का प्राइस, तो उसका मार्केट कैप होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर फर्स्ट यूटी टू इंप्लीमेंट विश्वकर्मा योजना। सो ये विश्वकर्मा योजना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको इंप्लीमेंट करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर बना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। विश्वकर्मा योजना जो है ये MSME की योजना है, ठीक है। MSME मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। हाँ, वो स्वनिधि थी जो आर्टिसंस के लिए आप कह रहे हो। ये क्राफ्ट आर्टिसंस के लिए बोल लो या क्राफ्टमैन के लिए बोल लो, ठीक है। वो वेंडर्स के लिए थी स्वनिधि। एक हर एक को कर लेंगे हम कवर। MSME मिनिस्ट्री की स्कीम है विश्वकर्मा योजना। तो हमें एक तो मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है, एग्जामिनर मिनिस्ट्री पूछ लेता है कि कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है। दूसरा,
ये किसके लिए है? तो इस स्कीम का काम है, इट्स एन इनिशिएटिव दैट एम टू एम्पावर एंड इनहांस द स्किल ऑफ क्राफ्ट्समैन कम्युनिटी। जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, ठीक है, उनकी स्किल को इनहांस करने के लिए गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है, कि आप अपनी स्किल इनहांसमेंट कर लो, उसके लिए योजना है विश्वकर्मा योजना। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री की है, एक ये ध्यान रखना है कि इसका एम क्या है, ठीक है। देन उसको आपको ये ध्यान रखना है कि पहली यूटी कौन सी है जिसने इसको इंप्लीमेंट किया है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में जस्ट अभी इलेक्शन ओवर हुए हैं हरियाणा के साथ साथ, और उमर अब्दुल्ला वहां के पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। ही इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। 2009 में यूनियन टेरिटरी बना था जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, उससे 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है। चलो उस पे बात पे आता हूं, पहले इतना समझो। ये विश्वकर्मा योजना समझ में आ गई, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स के लिए है, एमएसएमई मिनिस्ट्री की है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की है। एमएसएमई मिनिस्टर है जीतन राम मांझी। ये पहले सीएम थे बिहार के, पहले सीएम नहीं, इससे पहले सीएम थे बिहार के, मतलब ये मिनिस्टर बनने से पहले, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ नाउ, अब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, उमर अब्दुल्ला सीएम बने हैं पहले वहां के, उनकी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी का नाम है, वहां से वो सीएम बने, ठीक है। अब इंडिया में टोटल, ये लिख लिया यहां तक, इंडिया में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? 8 यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में। 8 UTs आर देयर इन इंडिया। इन 8 में से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे लेजिस्लेचर होगा, स्टेट लेजिस्लेचर, यानी यहां पे सीएम होगा। बाकी यूनियन टेरिटरी में सीएम नहीं होता है, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है वहां पे। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? एक तरह का गवर्नर के इक्विवेलेंट की पोस्ट होती है, ठीक है। जनरली पंजाब का गवर्नर चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में, उनमें से 3 ऐसी हैं जहां पे लेजिस्लेचर होगा। लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाएंगे, जैसे बाकी स्टेट में नॉर्मल प्रोसेस होती है कि लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाता है। लेजिस्लेचर कौन होते हैं जिनको नहीं पता? जो हम एमएलए इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर हैं, मतलब यहाँ पे सीएम होंगे, ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर। अभी फिलहाल इंडिया की लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अगर हम पीओके को मिला लें, पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, तो पीओके को मिला लें तो लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन क्योंकि पीओके का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, तो इंडिया में अभी एग्जिस्टिंग में जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, और स्मॉलेस्ट है लक्षद्वीप, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लक्षद्वीप। लिख लिया करो आप लोग, इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेंगी बाद में, जितना कॉन्फिडेंटली हम सोचते हैं कि याद रह जाए, बता दिया तो याद रह जाएंगी।
डन। नेक्स्ट है सेंटर अप्रूव पृथ्वी विज्ञान स्कीम। ठीक है, तो हमें बस इतना पता हो कि ये पृथ्वी, वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है पृथ्वी विज्ञान, तो मतलब पृथ्वी के से रिलेटेड है कि पृथ्वी के में चारों तरफ क्या है, कौन कौन सी बॉडीज हैं, तो पृथ्वी से रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च करेगी ये। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान स्कीम को इंप्लीमेंट किया है। पृथ्वी विज्ञान स्कीम एम्ड एट augmentation and sustenance of long-term observation of atmosphere, ocean, geosphere, cryosphere and solid earth to record the vital sign of earth system and change। सिंपल वे में बोलूं तो अर्थ और उसका चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने के लिए है ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम। ठीक है, कि वहां पे क्या चेंज आ रहे हैं, तो मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको जब स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमने एक स्कीम बना दी है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आप इतना ध्यान रख लेना कि पृथ्वी विज्ञान स्कीम किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में ही आएगी। डन। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स कैबिनेट गिव्स परमिशन टू रेलवे MOU US एड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। तो यहां पे हम 3-4 चीजें पढ़ेंगे। एक तो कैबिनेट किसको बोलते हैं, मतलब जो कोर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर, इन 4-5 को मिला के कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए ब्रिटेन में तो एक टर्म है, उनको बोलते हैं किचन कैबिनेट। एक टर्म है किचन कैबिनेट। किचन क्यों? क्योंकि किचन में वही लोग होते हैं जो बहुत मतलब घर के होते हैं, वही जा सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंस देने के लिए बताया गया है किचन कैबिनेट वर्ड। ठीक है, तो इंडियन रेलवे ने एक MOU का मतलब है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक तरह का एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, यूएस एड। ये यूएस एड क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इंटरनल डेवलपमेंट। ठीक है, यूएस एड्स, सॉरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड स्टेट की एक एजेंसी है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, यूएन की नहीं, यूएस की। ठीक है, यूएस की एजेंसी। अब कहोगे यूएस की एजेंसी को क्या लेना है इंटरनेशनल डेवलपमेंट से, क्योंकि ऑब्वियस है बाकी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने के लिए वो अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो इंडियन रेलवे को हेल्प करेंगे टू अचीव द मिशन ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2030। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन रेलवे नेट जीरो इमिशन 2030 तक का टारगेट है, या जीरो कार्बन इमिशन का 2030 तक का टारगेट है इंडियन रेलवे का। जीरो कार्बन इमिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है तो कार्बन तो इमिट होगा ही होगा, उस कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, हम इतना ही कार्बन रिलीज करें कि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास प्लांट्स वगैरह हो या कोई टेक्नोलॉजी हो, तो जितना हम रिलीज करें उतना ही एब्जॉर्ब कर लें, तो उसको बोलते हैं जीरो एमिशन। जीरो एमिशन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एमिट ही नहीं करेंगे कार्बन। ठीक है, तो कार्बन से रिलेटेड जो भी जैसे CO2 है या ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जिनको हम एमिट करते हैं, ठीक है, एग्जिट करते हैं, तो वो उतनी ही एमिट करें जितना हम एब्जॉर्ब कर लें। तो इंडियन रेलवे ने अपना एक टारगेट बनाया है नेट जीरो इमिशन का 2030 का, कि 2030 तक हम ऐसा कर देंगे कि इंडियन रेलवे जितना कार्बन एमिट कर रही है उतना ही वो एब्जॉर्ब भी कर रही है। ठीक है, उसके लिए वो अलग अलग या तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे या फिर ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे, कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे उसके लिए। ग्रीन कॉरिडोर क्या होते हैं जनरली? ग्रीन कॉरिडोर वो होते हैं जहां पे कोशिश की जा सकती है कि सारे ऐसे एनर्जी को यूज किया जाए जो रिन्यूएबल हो। ग्रीन कॉरिडोर में जनरली रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले व्हीकल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं ग्रीन कॉरिडोर है। और इंडिया का
भी ऐसा एक टारगेट है। ये तो टारगेट है इंडियन रेलवे का। इंडिया का भी नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट है 2070, कि हम 2070 तक इंडिया को ऐसा बना लेंगे कि हम लोग कार्बन इमिशन नहीं करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जितना करेंगे उतना एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये टारगेट क्यों बनाती हैं अलग अलग कंट्रीज? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहे हैं अर्थ पे, ठीक है, जैसे ड्रोट, ठीक है, या फिर एक्सेसिव रेनफॉल, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप का वेजिटेशन का बिल्कुल विलुप्त हो जाना, ठीक है, या फिर जो कोस्टल एरिया में जितने भी सिटीज हैं वो वाटर के अंडर में सबमर्ज हो रहे हैं, क्योंकि कार्बन लेवल बढ़ने से, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी वाटर लेवल राइज हो रहा है, और जो कोस्टल एरिया की सिटीज है वो पानी में सिंक होने की कगार पे है, ठीक है। जिसका एक एग्जांपल हमने किया भी था, मैंने एग्जांपल बताया था कि जकार्ता इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो एक रीजन है क्योंकि वो सबमर्ज की तरफ जा रही है। तो सभी कंट्रीज ने मिलके ये डिसाइड किया है कि हम अपने आप को कार्बन न्यूट्रल करेंगे। इसी को कार्बन न्यूट्रल होना बोलते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी भी यही है, नेट जीरो इमिशन भी यही है। इसमें इंडिया ने वर्ल्ड को बताया कि हमारा टारगेट है 2070 का। अब इंडिया के इंटरनल टारगेट चलेंगे, उसमें से इंडियन रेलवे ने बोला है कि हम लोग 2030 के बाद नहीं करेंगे, बाकी आप इंडस्ट्रीज का देख लेना वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इंडिया का है 2070 और इंडियन रेलवे का है 2030, दोनों इंपॉर्टेंट टारगेट है। नाउ इंडियन रेलवेज की बात कर रहे हैं तो इंडियन रेलवेज 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड का, आफ्टर यूएसए, चाइना, रसिया और फिर इंडिया, इन टर्म ऑफ रेलवे नेटवर्क लेंथ। कि कितने किलोमीटर्स में रेलवे लाइन हम लोगों ने बिछाई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी 4th नंबर पे हैं। रसिया, यूएसए, चाइना, रसिया और फिर इंडिया। अभी मैंने आप लोगों को ये भी बताया था पीछे से कि इंडिया ने रिसेंटली एक स्टेट में रेलवे लाइन बिछाई है, उससे पहले वहां पे रेलवे था ही नहीं। कौन सा? सिक्किम। तो सिक्किम में 2024 में रेलवे गया है, उससे पहले वहां पे रेलवे था ही नहीं, ठीक है। देन जो इंडिया में फर्स्ट उससे पहले देखो, इंडिया में 19 रेलवे जोन है। इंडिया को 19 रेलवे जोन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, अलग अलग रेलवे जोन्स हैं इंडिया में 19। देन फर्स्ट रेलवे लाइन जो है इंडिया में वो 1853 में बिछाई गई थी। उस टाइम पे इंडिया में किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का रूल था, और प्रिसाइजली बोले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उस वक्त इंडिया में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और कहां से कहां तक बिछी थी पहली रेलवे लाइन? मुंबई से थाने तक। ये दोनों महाराष्ट्र में है, उस वक्त के बॉम्बे में होते थे, ठीक है। और जब ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है, उस टाइम पे जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी। तो इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी बोला जाता है। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस वक्त। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिशर्स का हाईएस्ट ऑफिशियल होता था इंडिया के अंदर, उसको बोलते थे। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इंडियन रेलवे स्टार्ट हुआ था, मुंबई से थाने तक पहली गई थी और 1853 में ये हुई थी। और 19 रेलवे जोन है इंडिया में। नेट कार्बन इमिशन का टारगेट है 2030
और इंडिया का रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। डन। देन नेक्स्ट न्यूज है, इसरो पार्टनर विद स्पेसएक्स टू लॉन्च जीसैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसएक्स के साथ एक पार्टनरशिप की है कि हम जीसैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है, अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो, कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट बहुत हैवी होते हैं और उनको हाई अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है उसके 3 ऑर्बिट हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब क्या होता है? फिक्स पाथ अराउंड अर्थ। तो हमारी अर्थ में लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट के 3 ऑर्बिट हैं, ठीक है, 3 पाथ हैं। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट रखे जाते हैं वो यहां रखे जाते हैं, ठीक है। तो जीसैट फुल फॉर्म गैस कर सकते हो? लिखी हुई है क्या? नहीं लिखी हुई। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये भी एक पोर्टमोन्टी वर्ड है, ठीक है, जियो सिंक्रोनस। जियोसिंक्रोनस मैंने क्या कौन सा बताया था? जियोसिंक्रोनस एक हाई अर्थ ऑर्बिट है जो 35,786 किलोमीटर की हाइट पे होता है। अर्थ से ऊपर 35,786 किलोमीटर की हाइट पे जियोसिंक्रोनस या जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है, वहां पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को रखा जाता है। तो अभी इंडिया ने पार्टनरशिप की है स्पेसएक्स के साथ कि हम जीसैट 20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो एक तो इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि हमने पार्टनरशिप किसके साथ की है? स्पेसएक्स के साथ। किसके लिए? कि हम जीसैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजेंगे। अब बात है कि स्पेसएक्स क्या है? तो ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। जैसे इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, तो स्पेसएक्स एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। किसकी? एलोन मस्क की। नहीं भेजा ये, हाँ नहीं भेजा नहीं है, लेकिन फिर भी एलोन मस्क नाम के एक पर्सन की एजेंसी है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और इसके कुछ और वेंचर हैं। टेस्ला इसका एक ईवी वेंचर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, ठीक है, जो वर्ल्ड में काफी फेमस है। टेस्ला की भी इंडिया में एंट्री की बात भी चल रही है, ठीक है। तो ईवी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाता है ये सारी की सारी। और इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों जो गाड़ियां बनती है उसमें बैटरी यूज होती है, और बैटरी यूज होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लिथियम का, ठीक है। लिथियम लाइटेस्ट मेटल है वर्ल्ड में, ठीक है। और इंडिया के पास लिथियम रिजर्व नहीं है, ठीक है, तो हम टोटली डिपेंडेंट हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम पहले हमारे यहाँ पे व्हीकल चलते हैं किससे? पेट्रोल डीजल से, वो भी हम लोग डिपेंडेंट है, हमारे यहाँ नहीं होता। और अब ईवी में भी हम लोग डिपेंडेंट ही रहेंगे क्योंकि ईवी भी हमारे यहाँ नहीं होता। तो मतलब ईवी होता है टेक्नोलॉजी है ईवी, तो लिथियम नहीं होता, उसके लिए जो वो चाहिए, मेटल चाहिए, ठीक है। तो टेस्ला और एक है पहले का ट्विटर और अभी का एक्स। क्या कह रहे हो? अब वो इतना बड़ा वेंचर नहीं है, ठीक है। ये तो बड़े फेमस वेंचर है वर्ल्ड में। स्पेसएक्स और भी बहुत वेंचर है इसके, ऐसे तो बहुतों में इन्वेस्ट करके है, इसमें तो हजारों वेंचर में इन्वेस्ट करके है, लेकिन ये 3 बड़े वेंचर हैं इसके, जिसके नाम से जाना जाता है। टेस्ला ईवी में, ट्विटर एक सोशल मीडिया है जिसका अभी नाम एक्स है, और स्पेसएक्स इसकी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है,
तो आप लोगों को याद है जब मैंने बताया था कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस में सैटेलाइट भेजती है तो उसके लिए उसको एक व्हीकल, लॉन्च व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेस में कोई भी चीज आपको भेजना है तो भेजने के लिए आपको लॉन्च व्हीकल की रिक्वायरमेंट होगी जो उसको ऊपर लेके जाएगा। तो इंडिया के पास मैंने बताया था पहले था SLV, फिर था ASLV, PSLV और GSLV। ये सारे इंडिया के लॉन्च व्हीकल के नेम है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि अभी जो नई फाइट चल रही है लॉन्च व्हीकल्स की वो इस बात को लेके है कि कोई लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को ऊपर लेके जाए और वापस से आ जाए, वो रीयूजेबल हो। लॉन्च व्हीकल्स क्योंकि बहुत कॉस्टली होते हैं तो वो रीयूजेबल हैं या नहीं है इस बात की फाइट रहती है, ठीक है। तो लॉन्च जो स्पेसएक्स का लॉन्च व्हीकल है फाल्कन 9, ठीक है, ये रीयूजेबल है। इन्होंने वो फीट अचीव कर लिया है कि जो लॉन्च व्हीकल है उनको रीयूजेबल बनाया जाए। जैसे SLV, PSLV, ये सारे SLV के नाम पीछे आए तो ये इंडिया के हैं, तो फाल्कन जो है वो स्पेसएक्स के लॉन्च व्हीकल्स हैं, ठीक है। डन। नेक्स्ट न्यूज है आदित्य L1 रीचेस हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट। पहले तो ये समझो कि ये आदित्य L1 क्या है, फिर हम समझेंगे हेलो ऑर्बिट क्या है और फिर ये L1 पॉइंट क्या है। हेलो ऑर्बिट जैसे अर्थ के ऑर्बिट है ऐसे ही सन के ऑर्बिट्स को बोलते हैं हेलो ऑर्बिट, ठीक है। तो ये तो ऑर्बिट हो गया सन का, मतलब सन के चारों तरफ जो फिक्स पाथ है उसको बोलेंगे हेलो ऑर्बिट, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑर्बिट ऑफ सन। ठीक है, अब इसको आगे समझने से पहले ये अच्छा, ये आदित्य L1 हम लोगों का सैटेलाइट है जो हम लोगों ने ऊपर भेजा है, उसका नाम है आदित्य L1। इंडिया का सैटेलाइट है जो हम लोगों ने भेजा है किस चीज के लिए? सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए, टू स्टडी कोरोना ऑफ सन। ठीक है, आदित्य L1 इसरो का मिशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। क्या करेगा? टू स्टडी द कोरोना ऑफ द सन। कोरोना क्या होता है? जो सन का पार्ट हम लोगों को विजिबल है उसको बोलते हैं कोरोना ऑफ द सन, द विजिबल पार्ट ऑफ द सन टू ह्यूमन बीइंग। उसको बोलते हैं कोरोना। तो उसको स्टडी करेगा वो। तो स्टडी करने के लिए हमने एक मिशन भेजा है जिसका नाम है आदित्य L1। क्लियर? अब इसमें ये पता लग गया इसरो का मिशन है, क्या करेगा। अब बात है ये L1 क्या है? L1 बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट को। L की फुल फॉर्म है लैग्रेंज। ठीक है, ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? कोई भी दो हैवी ऑब्जेक्ट्स, या पहले से समझो कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट होता है तो वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो हर एक बड़ी लार्ज ऑब्जेक्ट का एक फोर्स होता है, इवन ह्यूमन बीइंग का भी होता है, लेकिन हमारा नेग्लिजिबल है तो हम एक दूसरे को खींच नहीं पाते। ठीक है, तो लार्ज ऑब्जेक्ट का एक पुल फोर्स होता है, वो हर एक चीज को अपनी तरफ पुल करते हैं। पृथ्वी के लिए उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, कि पृथ्वी हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो हर एक लार्ज ऑब्जेक्ट का ये पुल फोर्स होता है। तो जब दो लार्ज बॉडीज का, लेट्स सपोज एक लार्ज बॉडी ये है कि ये है, दोनों एक दूसरे के पास है,
इन दोनों बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल पुल है इन दोनों के बीच में कहीं पे जाके एक जगह ऐसी होगी जहां पे वो नेग्लिजिबल होगा। मतलब कि जैसे एक लार्ज बॉडी ये है और एक ये है, तो ये पॉइंट है जहां पे कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए ना तो वो इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, ना तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच पाएगा और ना ही इसका। तो ऐसे पॉइंट्स को लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, वेयर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू हैवी ऑब्जेक्ट विल कैंसल ईच अदर आउट। और कोई ऑब्जेक्ट वहां से ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। अगर वो दोनों ऊपर नीचे हैं और बराबरी हैं, इक्वल हैं, तो ना एक की तरफ जाएगा ना दूसरे की तरफ जाएगा। तो लैग्रेंज पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज ऑब्जेक्ट विल कैंसल ईच अदर आउट, उसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। तो सन क्योंकि बड़ा मास है, अर्थ छोटा मास है, तो ये हमारा अर्थ है, ये सन है। तो अर्थ और सन के बीच में साइंटिस्ट ने फाइंड आउट कर रखे हैं कि 5 लैग्रेंज पॉइंट है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, बस हमें इतना पता हो कि लैग्रेंज पॉइंट क्या चीज है। अर्थ और सन के बीच में 5 है। तो उनमें से जो L1 पॉइंट है, L1, वहां पे हम इस आदित्य को रखने वाले हैं, तो इसलिए इसका नाम आदित्य L1 है। कि यहां ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी जगह पे, इस डिस्टेंस पे हर एक जगह पे होगा वो। ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ यहां पे घूम के इसको स्टडी करेगा, कोरोना ऑफ द सन को। कोरोना क्या है? विजिबल पार्ट ऑफ द सन, या उसको दूसरे वे में लिखना चाहो तो वो सन का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, कोरोना इज द एटमॉस्फेयर ऑफ सन। ठीक है, तो वहां पे हमने उसको स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन भेजा है। क्लियर? ये वाला वैसे तो हम लोगों ने कवर कर लिया था मोस्टली। इंडिया सऊदी अरेबिया साइन हज कोटा फॉर 2024। ये हज कोटा, हज क्या है? मुस्लिम्स का एक रिलीजियस प्लेस है। ठीक है, कहां पे है ये? मक्का के अंदर। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये सऊदी अरेबिया कंट्री है पूरी की पूरी। ठीक है, हमने पहले भी की थी, ये शायद की थी। तो ये सऊदी अरेबिया कंट्री है और ये सऊदी, इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। ये पूरे पार्ट को बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। इसको, ये भी हमने किया था पहले। ये अरेबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला इसलिए क्योंकि इसके नीचे में क्या है? अरेबियन सी है, इधर पर्शियन गल्फ है और इधर रेड सी है। तो कोई भी लैंड मास जो 3 तरफ से पानी से घिरा उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसके इधर रेड सी है, नीचे इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन का अरेबियन सी ब्रांच है। इंडियन ओशियन की 2 ब्रांच है। इंडियन ओशियन की 2 ब्रांच है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अरेबियन सी यहां पे है, इसके ये पूरा इधर पर्शियन गल्फ है और इधर रेड सी है, मतलब ये पूरा अरेबियन सी यहां पे है। वैसे देखोगे तो पर्शियन गल्फ भी और रेड सी भी, ये दोनों अरेबियन सी का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये अरेबियन पेनिनसुला है पूरा का पूरा। अरेबियन पेनिनसुला फेमस है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए। यहां पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, रिजर्व नहीं है यहां पे क्रूड ऑयल के सबसे ज्यादा, प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिलीज, वैसे तो बहुत सारे रिलीजियस प्लेस हैं, लेकिन 2 काफी फेमस रिलीजियस प्लेस हैं मुस्लिम्स के, मक्का और मदीना। ठीक है, तो ये हज जो जाता है वो यहाँ के लिए जाते हैं, मक्का के लिए। तो इसके लिए इंडिया और सऊदी अरेबिया में कोर्ट साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक तो ये है कि ये प्लेस कहाँ पे है। दूसरा, अरेबियन पेनिनसुला, मैंने आपको बता दिया कि अरेबियन पेनिनसुला में बहुत सारी कंट्री हैं। अरेबियन पेनिनसुला में ये सऊदी अरेबिया है, ये यमन है, ये ओमान है, यूएई, कतर, देन यहाँ पे बहरीन है, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे कुवैत है। ये सारी की सारी कंट्रीज अरेबियन पेनिनसुला की कंट्री है। ठीक है, तो
ये सबसे बड़ी कंट्री है इसमें सऊदी अरेबिया, और इसके आगे के भी लगा देते हैं कई बार, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड की मोस्ट डोमिनेटेड कंट्री है, मतलब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक तरह से किसी एक कंट्री का रूल चलता है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएसए का रूल चलता है, तो मुस्लिम वर्ल्ड में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का रूल चलता है, क्योंकि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के पास ऑयल प्रोडक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा ऑयल यही प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। देन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, ये इसकी कैपिटल है रियाद। तो इन सभी कंट्रीज ने मिलके जो ऑयल प्रोडक्शन करती हैं, खासकर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है, और ये ओमान, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, इन कंट्रीज ने मिलके अपना एक ग्रुप बना रखा है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रुप, जिसको बोलते हैं जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो अगर पूछ लिया जाए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है, सो इट्स ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 6 अरेबियन पेनिनसुला कंट्रीज। नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सऊदी अरेबिया पहली कंट्री है, या एक कंट्री है उनमें से, ओमान दूसरी है, यूएई तीसरी है, कतर चौथी है, बहरीन पांचवी है और कुवैत छठी है। तो इनकी पॉलिटिकल और सोशल यूनियन को बोलते हैं जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने पढ़े थे ग्रुप, क्या जैसे सार्क पढ़ा था हमने, बिम्स्टेक पढ़ा था, तो ये भी जीसीसी क्या है, एक रीजनल ग्रुपिंग है। और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 6 साउथ अरेबियन पेनिनसुलर कंट्रीज का। इसका हेडक्वार्टर रियाद में है, जीसीसी का हेडक्वार्टर रियाद में है। सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत।